cineinc.com। हेलो एंड वेलकम। यहाँ लंदन में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नवदीप सूरी। नवदीप सूरी से हमारी मुलाकात ज़रा पुरानी है, जब आप यहाँ लंदन में होते थे जी, और प्रेस वगैरह का काम देखते थे इंडियन हाई कमीशन में। करीब 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, लेकिन ज़बरदस्त काम देखा और आपने बहुत लोगों को दोस्त भी बनाया। लेकिन अब आप हैं एम्बेसडर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और कितना अर्सा हो गया आपको वहाँ पे? करीब 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में नवदीप सूरी मैं आपको जानता भी हूँ, लेकिन ये कि जो लोग नहीं जानते वो इतना ज़रूर जानते हैं कि 2.5 साल में यूएई और इंडिया के संदर्भ में हवाले से बड़ी दिलचस्प खबरें निकली, और वो यही निकली कि दोनों देश वाकई नज़दीक आए हैं। जी, मैं ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत को वो क्या 3 चीज़ें हैं जो नज़दीक लाती हैं? मेरा ख्याल एक तो जो पुराने ताल्लुकात हैं सदियों से चल रहे हैं, और वो एक फर्म आपको प्लेटफॉर्म देते हैं रिलेशनशिप का, कि जिसके ऊपर आप वो ऐसी पक्की नींव बनी हुई है जिसके ऊपर आप बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हो। दूसरा ये है कि कुछ साल हम भी शायद कुछ और चीज़ों में और मसलों में मसरूफ़ हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया यूएई की तरफ। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 2015 में आए तो ये अजीब लगता है कि 34 साल के बाद, यानी कि मिसेस इंदिरा गांधी 1981 में 1981 में आई थी, तो उसके बाद 34 साल बाद ये पहली एक विज़िट हुई और प्रधानमंत्री के स्तर पर, और उसने जो मोमेंटम दिया हमारे ताल्लुकात को, वो आज हम एक फ़र्क देख रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यूएई खुद बदला है। हम उसको एक नज़रिए से देखते थे कि ये बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, ये शायद हमारे पड़ोसियों की तरफ इनका झुकाव है, कुछ और इनकी चीज़ें हैं। कुछ हमारे मन में था कि दाऊद इब्राहिम जैसे टेररिस्ट लोग भी शायद दुबई में रहते हैं और आते जाते हैं। हमने ये नहीं समझा कि ये देश कितना बदल चुका है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, एक बेस, एक हमारी पॉलिसी में चेंज, एक जो इनकी अपनी दिशा में अंतर आया, मेरे हिसाब से ये 3 बड़े कारण ठीक हैं। है। जो बेस है वो तो अपनी जगह था, और उसी की वजह है कि आप बड़ी जल्दी से इन ताल्लुकात को और ज़्यादा मजबूत करने में कामयाब भी हुई। मैं ये कह रहा हूँ, बदला क्या है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, यूएई की तरफ से और भारत की तरफ से? देखिए, आज के दिन में अगर हम इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो इसके 3-4 बड़े पिलर हैं। पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज के दिन में अभी जो आंकड़े निकले हैं हमारे वाणिज्य मंत्रालय से, कि पिछले साल हमारी जो बायलैटरल ट्रेड थी $60 बिलियन की थी। इसका मतलब ये है कि चीन और अमेरिका के बाद यूएई तीसरे नंबर पर आता है जो हमारी टोटल ट्रेड है। और जब हम अपनी एक्सपोर्ट देखते हैं तो पिछले साल $32 बिलियन के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट है, यानी कि दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद यूएई आता है। हम अक्सर समझते हैं कि शायद यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी या फ्रांस या कनाडा या जापान, जो और बड़े देश हैं, इनके साथ हमारी बहुत बड़ी ट्रेडिंग रिलेशनशिप है। तो एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और बहुत लोग समझते नहीं है कि इसमें कितनी अहमियत है, कि कितने एक इंटरकनेक्टिविटी है। ये बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। $60 बिलियन का ट्रेड इंडिया और यूएई के दरमियान, जी, ये ऑन रिकॉर्ड निकल के आता है। ये डीजीएफटी के स्टैटिस्टिक्स हैं। और अगर हम यूएई के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, हाँ, तो हम उनके लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं यूएई के। हाँ, और हमारे लिए यूएई 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा अब चीज़ हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। तो जब 2015 में मोदी जी आए थे यूएई में, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट हुई थी साइन। उसमें यूएई एक वही देश है जिसने कमिट किया स्टेटमेंट में कि हम $75 बिलियन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। और आज हमारी कोशिश है, और हम देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट चाहे हाईवेज़ में, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी में, चाहे रियल एस्टेट में, हाउसिंग में, एयरपोर्ट्स में, अलग अलग चीज़ों में जा रही है। $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई की तरफ से कमिटेड है। और उसमें से आपका ये कहना है कि वो शुरुआत भी हो चुकी है? शुरुआत हो चुकी है, और इन्वेस्टमेंट है, उसको अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, उसको अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश है
कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ से ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाए। जो भारतीय मूल के लोग हैं जी। जो इंडियन, बल्कि इंडियन लोग ही हैं, वहाँ पे तो सिटीजनशिप तो एज सच है नहीं, जी। तो ये NRIs ही कहलाएंगे जी। टेक्निकली, बिल्कुल ठीक ठाक। ये कितनी बड़ी संख्या है इनकी, ये कितनी बड़ी तादाद है? 33 लाख 33 लाख 33 लाख। और अगर आप UAE देखें- में रहते हैं। और अगर आप UAE की टोटल पॉपुलेशन देखें तो 1 करोड़ से कम है, करीब 95 लाख है। और ये पाकिस्तानी जो रहते हैं UAE में, जो नौकरी करते हैं, उनसे ज़्यादा है, उनकी करीब 14 लाख 15 लाख के करीब है, तो हमारी दुगनी से ज़्यादा है उससे। दुगनी से ज़्यादा है। ये दिलचस्प बात है। और ये कि ये रिलेशनशिप जो है एक ट्रेडिशनल है, जिसमें एक बार फिर से जान डाली गई है और फिर कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं हमको। यहाँ तक तो बात बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाती है। मैं जी। ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं, जो वहाँ रहते हैं, ये पैसे भी भेजते हैं। और कहा जाता है बहुत बार, जैसे कि हम जैसे लोग जो UK में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, वो शायद कुछ भी नहीं भेजते हैं उस हिसाब से जो ये लोग भेजते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं UAE वगैरह में। अंदाज़न कितनी रकम भेजते हैं ये भारत? तो पिछले साल का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है, तो $17 बिलियन UAE से इंडिया गई। तो अगर पिछले साल टोटल भारत में रेमिटेंसेस आई करीब $70 बिलियन की, 70 बिलियन में से समझ लीजिए 17 बिलियन जो है UAE से गया। इसकी एक बड़ी अहमियत है। अगर हम ये समझें कि 33 लाख में से करीब 22-23 लाख जो हैं वो वर्कर हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कई सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। अगर हर बंदे की 4 लोग की फैमिली है पीछे, तो इसका मतलब है कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, जो पैसा ये यहाँ से भेजते हैं। इसके अलावा एक दूसरा जो इंडियन कम्युनिटी का बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि जो लोग वहाँ अच्छे एस्टैब्लिश हो गए हैं, पिछले 30-40 बरस से हैं, उनको एक बिज़नेस एनवायरनमेंट अच्छी मिली, उनमें एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट थी काम करने की, तो वो आज बिलियनियर बन गए हैं। और बिलियनियर बनने के बाद वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम कई एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। वहाँ के केरला से हैं यूसुफ अली, वो उनका एक लुलु ग्रुप है, रिटेल ग्रुप, वो उस मिडिल ईस्ट के आज सबसे बड़े रिटेलर हैं। और इंडिया में वो कन्वेंशन सेंटर्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स में करीब 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये यूसुफ अली कर रहे हैं जी। BR शेट्टी साहब हैं कर्नाटका के, उडुपी से, उनका हेल्थ केयर का काम है। उन्होंने हेल्थ केयर से जो प्रॉफिट बनाए हैं, और लंदन में उनकी लिस्टेड है कंपनी, वो उस कंपनी के जो प्रॉफिट हैं आज इंडिया में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, एजुकेशनल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नवदीप, आम तौर पे अब से कुछ 10-12 साल पहले ख़ास तौर पर इस तरह की एक इमेज निकल के आती थी अरब देशों की, जिसमें कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, कि ये अपने आप में थोड़ी सी बंद सोसाइटीज़ हैं। और ख़ास तौर पे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके लिए वहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, ना तो अपने धार्मिक स्थल जो मजहबी जगह हैं उनको कुछ बनाने की, उनको रखने की, और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जिसको कहते हैं वो नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि UAE के बारे में ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा कि चीज़ें बहुत बदल रही हैं। जी। ज़रा बता सकते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है, या ये सच भी है या नहीं? इसकी बड़ी वजह ये है कि वहाँ की लीडरशिप समझती है कि रेडिकलाइजेशन, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, फंडामेंटलिज्म उन्हीं को सबसे बड़ा खतरा है, और उसलिए वो चुप नहीं बैठ सकते, कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। उनको प्रोएक्टिवली टॉलरेंस का एजेंडा प्रमोट करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने खास एक सीनियर रॉयल फैमिली के शेख को मिनिस्टर फॉर टॉलरेंस का जॉब दिया, पोर्टफोलियो दिया। इस साल के शुरू में उन्होंने पोप जॉन पॉल को बुलाया, पोप जॉन फ्रांसिस को बुलाया, सॉरी, उसके साथ ग्रैंड शेख ऑफ अल-अज़हर को बुलाया। इकट्ठा उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया। पोप फ्रांसिस ने सबसे बड़े स्टेडियम में मैस किया, जो कि सोच नहीं सकते थे कि ऐसा एक इस देश में हो पाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस है, और मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस इसको सारा प्रमोट कर रही है। पिछले 1 साल में वहाँ 7 या 8 इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, जिसमें सदगुरु जगी से लेके श्री श्री रविशंकर से लेकर अम्मा से लेकर
कोई हर एक सेक्ट के वहाँ लोग आ रहे हैं अपनी बात करने के लिए इंटरफेस। मुझे थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा, मुझे हंसी इसलिए आ गई, मुझे ये याद आ गया कि ये एक पोस्ट मैंने कहीं देखी थी और मैंने उसको कहीं सोशल मीडिया पे कहीं आगे भी बढ़ाया, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सदगुरु अब यूएई में जाते हैं, रविशंकर वहाँ जाते हैं, बातें करते हैं, लोग सुन रहे हैं। जो लोग सीधी सी बातें इन लोगों से सहमत नहीं हैं उनको थोड़ी परेशानी भी थी, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है सहिष्णुता की, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टॉलरेंस, कि एक लेवल पे यूएई में कहीं एक चीज़ ये निकल के आई, एक समझ पूरी और बनी है कि सब लोगों को साथ में मिला के शामिल करना है, और उसी के तहत मंदिर भी बनता है वहाँ पे। तो मैं एक बड़ी आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा कि जब प्रधानमंत्री जी आए वहाँ तो उन्होंने गुजारिश की शेख मोहम्मद बिन जायद को कि हमें ज़मीन दीजिए मंदिर बनाने के लिए और इजाज़त दीजिए। तो फैसला हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। उसके बाद उन्होंने हमें करीब 50,000 गज़ ज़मीन अबू धाबी दुबई हाईवे के बगल में दे दी। उसके बाद जब मंदिर बनाने की बात हुई तो डिसाइड हुआ कि जो स्वामीनारायण संस्था है, जिन्होंने अक्षरधाम वगैरह बहुत मंदिर बनाए हैं, वो बनाएंगे। यहाँ नीजडन का भी मंदिर है, नीजडन का मंदिर भी यहाँ बनाया, बिल्कुल। तो वो बनाएंगे, उनको बहुत तजर्बा है इस चीज़ में। तो उन्होंने बोला मंदिर की इजाज़त तो मिल गई, अब ये मंदिर कैसा बनेगा? तो उन्होंने एक बनाया न्यू जर्सी मॉडल। तो न्यू जर्सी में ऐसा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, उसमें मंदिर रिसेस्ड इनसाइड है, बाहर से नहीं आपको प्रतीक होता कि ये मंदिर है। और दूसरा नीजडन का है मॉडल। तो अब कौन से मॉडल की इजाज़त मिलेगी? तो जब ये प्रस्ताव वहाँ के क्राउन प्रिंस के पास गया तो उन्होंने सीधी बात बोली, 2 मिनट में फ़ैसला दे दिया। बोला अगर हमने बोला है कि हम मंदिर की इजाज़त दे रहे हैं तो इट शुड लुक लाइक अ टेम्पल। तो ये एक पूरा क्लासिकल स्टाइल का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, जिसका शिलान्यास अभी अप्रैल में हुआ, 1.5 महीना पहले, और 2 मंत्री सरकार के वहाँ मौजूद थे शिलान्यास की सेरेमनीज में। इससे टॉलरेंस एक पता चलती है। और हाँ, कुछ एक लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा हल्ला मचाया सोशल मीडिया वगैरह के, तो अब हमारे मुस्लिम देश में बुत पूजा होगी क्या? तो उनको चुप करवा दिया गया। मगर ये वहाँ की कमेंट करेंगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक लेवल पे जो हम समझते आए थे कि अरब देशों में, खाड़ी के देशों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में चीज़ें बदल रही हैं, टॉलरेंस का लेवल, इंक्लूसिविटी, फिर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होना और इंक्लूसिव होना, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और क्योंकि आप सर्विंग डिप्लोमेट हैं, मैं आपसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं करूँगा जो आपके लिए मुश्किल हो, मेरे लिए मुश्किल हो, और शायद उसकी उतनी ही ज़रूरत भारत में भी है कि जिसके लिए भारत हमेशा मशहूर रहा है डाइवर्सिटी के लिए और इंक्लूसिव और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए, कि वो चीज़ें वहाँ पे भी बरकरार रहें। आपसे मुझे जानना ये है कि जो अरब देशों के संदर्भ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं एक लेवल पे ये इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, यहाँ पे तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं शायद, कि एक तरफ तो बड़ी गहरी हो रही है अरब देशों के साथ, वैसे ही जैसे पहले होती थी, बल्कि शायद बेहतर है। मैंने कभी सुना नहीं कि किसी अरब देशों में, सऊदी अरब को या यूएई में किसी को मसला हो भारत के साथ में, भारत की किसी नीति से जी। और दूसरी तरफ जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो इजराइल के साथ भी मजबूत हुई है पिछले कम से कम 10 सालों में। ये मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, शुरुआत हो चुकी थी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़माने में भी। ये बैलेंसिंग एक्ट है या वक्त की ज़रूरत है या मजबूरी है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी को वक्त के अनुसार बदलना तो चाहिए। अगर हम समझते हैं कि वक्त रुक गया तो हम भी उसके साथ रुक जाएं तो वो तो चलेगा नहीं। आई थिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो सक्सेस है, और कई सालों से है, नॉन अलाइनमेंट की भी जब हम बात करते थे तो एक सक्सेस ये थी कि हम ईदर और के चक्कर में नहीं पड़ते। वी शुड बी एबल टू डू बोथ। और हम देख बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं आप। हम ये मतलब ये आप जैसे सीजन डिप्लोमेट कर रहा है, ईदर और कि आप आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ये सब नहीं। तो हमारे जो नए विदेश मंत्री बने हैं डॉक्टर जयशंकर जी, उनको पीछे दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकन जनरल साहब ने पूछा कि भाई ये यूएस चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, आप यू हैव टू टेक अ साइड। तो कहते हैं ठीक है, वी विल टेक अ साइड, वी विल टेक आवर साइड। हाँ,
तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए, पर थोड़ा सा मुझे ये हम जरूर अपने बताइए, इंटरेस्ट के लिए, तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इजराइल जो हमारी इजराइल की तरफ नीति है, हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, और केवल डिफेंस में नहीं, एग्रीकल्चर में हो रही है, इरिगेशन में हो रही है, और चीज़ों में हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जब इजराइल का टूर किया तो शायद एक वहीद वो प्रधानमंत्री थे जो बाद में रमल्ला भी गए। तो जो पैलेस्टाइन के साथ उन्होंने सॉलिडारिटी शो की बाय गोइंग पर्सनली टू रमल्ला, वो अपनी जगह है, वो एक मैसेज किसी से छुपा नहीं है। वो तो नहीं छुपा, लेकिन जो कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं शायद आम आदमी की नज़र से, मैं उसकी तरफ चाहता हूँ कि आप ज़रा सा थोड़ी सी मदद करें, जितना कर सकते हैं एक सर्विंग डिप्लोमेट के ऐसे। देखिए, कि अरब दुनिया में, मैं कह रहा हूँ अरब दुनिया में, यूएई में रहते हैं, वहाँ तो बड़ी एक्टिविटी होती है। इजराइल के साथ में क्या वैसा वाला मामला है जैसा कभी अब से 15 साल पहले होता था? जी नहीं, मेरा ख्याल चीज़ें बदली हैं इजराइल के साथ हमारी बड़ी जो ऑन रिकॉर्ड बड़ी नजर आता है। ओपन रिलेशनशिप है हमारी। नहीं, हमारी तो है, इंडिया की तो है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अरब देशों की, देखिए, कुछ एक अरब देशों का भी जैसे रवैया, ओमान में अरब देशों का भी रवैया बदल रहा है। पीछे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऑफिशियल विजिट ओमान की जो हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पीछे एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जूजित्सु, जूडो वगैरह का हुआ, तो इजराइल की स्पोर्ट्स मिनिस्टर अबू धाबी आई, और वहाँ अबू धाबी के एक सीनियर ऑफिशियल के साथ ग्रैंड मॉस्क में गई, जो शेख जायद का की मस्जिद है वहाँ। तो एक जो पहले एक चीज़ रिलेशनशिप केवल सिक्योरिटी लेवल तक रहती थी, आज हम देख रहे हैं कि वो उभर कर आ रही है। मेरा ख्याल है कि आप अगले कुछ सालों में देखेंगे कि अरब देश भी, अभी भी मिस्र के तो रिलेशनशिप्स है ही है, जॉर्डन की भी है इजराइल के साथ ओपनली, बाकी के कईयों की अलग अलग लेवल तक उतनी ओपन ना सही, कुछ की खुली ना सही। जैसे सऊदी अरब के बारे में मैं, आप कुछ कहें या ना कहें ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि इजराइल के संबंध बेहतर हुए हैं, और आम आदमी जो फ़लस्तीनियों का सपोर्टर होता था, और जिसमें मैं भी हूँ, जी ईमानदारी से कहूँ, वो हमेशा शक की नज़र से देखता रहा कि ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल उसको वहाँ अपनी जगह छोड़ दे। इसमें हमें अगर कुछ एक मदद इजराइल से मिलती है तो ये इसका ये मतलब नहीं कि हम फ़लस्तीनियों का साथ छोड़ दें। हम वहाँ पर आईटी सेंटर लगा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। फ़लस्तीन की एम्बेसी हमने स्थापित की है चाणक्यपुरी में, दिल्ली में, उसके लिए हम ही ने मदद की कि बढ़िया एम्बेसी बनाई है। सो फिर मैं कहता हूँ कि इसमें हमें इधर और नहीं सोचना चाहिए। एक बात ज़रा सा, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा गाइड करें उन लोगों को, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं, कि जब भी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, टेंशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे, अब जैसे ईरान में के कॉन्टेक्स्ट में आजकल अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन है, इस तरह से गल्फ़ में पहले सद्दाम हुसैन खाड़ी युद्ध वगैरह हुए, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे उनका कोई फ्यूचर है या नहीं है, इसलिए कि आप हैं ना, तो आपकी वहाँ पे कोई शहरियत है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दूसरे दर्जे का शहरी बना के रखा जाता है। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ये समझते हैं जी, बहुत सारे अधिकार नहीं है, इख्तियारात नहीं है, ये वक्ती चीज़ है, टेम्परेरी है, जैसे अभी आपने कहा कि इतने सारे 33 लाख के आसपास लोग बाग, है ना। देखिए इसमें तो दो चीज़ें हैं। क्या सिक्योरिटी क्या है उनकी? दो चीज़ों को अहमियत देनी पड़ेगी। पहला तो अगर आप एक अमीराती की नज़रिए से देखें कि उनकी टोटल पॉपुलेशन जो अमीरातियों की है अपने ही देश में 10% से कम है, तो अगर 95 लाख टोटल पॉपुलेशन है यूएई की, तो उसमें अमीराती करीब 9 लाख हैं। तो जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, अगर हम अब अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में भारतीय कितने हैं? 2-2.5% होंगे, 3% होंगे, यहाँ हम 35% हैं। तो एक नेचुरली जो उस देश के निवासी हैं उनको एक थ्रेट रहेगा कि डोमिनेंट कौन है, राइट। दूसरा, वो समझते हैं, और ये एक एवोल्यूशन हो रही है सारे खलीज के देशों में, क्या कि हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में भी, लिविंग कंडीशंस के बारे में भी, हेल्थ केयर के बारे में भी। और ये चेंज आ रहा है, और ये चेंज बाकायदा आ रहा है। और यूएई ने अभी एक अनाउंसमेंट की है कि एक वो गोल्डन कार्ड सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो परमानेंट रेजिडेंसी देंगे जो
इन्वेस्टर्स वगैरह हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को। दूसरा उन्होंने कहा कि हम 10 साल के वीज़ा देंगे जो लोग वहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो लोग स्पेशली टैलेंटेड हैं, ताकि उनकी कोई तो सिक्योरिटी रहे। स्पेशली टैलेंटेड जो हैं। स्टूडेंट्स को अभी उन्होंने 5 ईयर वीज़ा का शुरू कर दिया है कि आप एजुकेशन ख़त्म करने के बाद काम भी कर पाएँ। जहाँ तक वर्कर्स का सवाल है, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम इस मसले में जाता है कि हम अपने वर्कर्स को किस तरह से सुरक्षित रखें, किस तरह से उनकी मदद कर पाएँ। और मेरा ख्याल जितना काम हमारे विदेश मंत्रालय ने सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व के नीचे किया, शायद ही किसी देश ने किया होगा। और बाकी देश समझते हैं कि आज भारत उस काम में बहुत आगे है। तो हम देख रहे हैं कि एक फ़र्क आ रहा है। आज हम जब उनकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से बात करते हैं कि भाई ये कंपनी बंद हो गई है, 100-150 लोग बैठे हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिली है, इनका की मदद की जाए, तो वो एक मोबाइल कोर्ट भेजते हैं वहाँ, जिसमें जज जाकर उनसे बात करके फैसला देता है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ चेंज दैट इज़ कमिंग थ्रू। नवदीप सूरी, यूएई में आप एम्बेसडर हैं और उस हवाले से हमने बात कर ली। एक है, बड़ी तादाद में लोग शायद नहीं जानते हैं या हो सकता है जानते भी हों कि नवदीप सूरी ने कुछ लिखने पढ़ने का काम भी शुरू किया है। बहुत थोड़ी सी बात करेंगे, इसलिए कि हमने आपकी जो किताब है जो नई आई है, जो ट्रांसक्रिएशन है आपका, और वो आप ही बताएंगे कि वो है क्या। वो है खूनी बैसाखी, और उसको सिने इंक ने लॉन्च भी किया यहाँ लंदन में। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो इसलिए मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जगह है। दूसरी बात मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि ये किताब का जो सिलसिला पहले यहाँ से शुरू करते हैं, खूनी बैसाखी, जिनको कुछ भी नहीं पता कि ये किताब किस तरह की है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे मरहूम दादाजी नानक सिंह शायद पंजाबी ज़ुबान के सबसे बेहतरीन उपन्यासकार कह लीजिए, राइटर कह लीजिए, नॉवलिस्ट कह लीजिए थे। करीब 50-55 उन्होंने किताबें लिखी, जिसमें से 2 मैंने पहले नावल उनके थे। नानक सिंह जी के 2 नावल मैंने पहले ट्रांसलेट किए। उनके बारे में बता दीजिए वो 2 नावल। तो वो एक पवित्र पापी जो फिल्म भी बनी थी, और एक अधखड़िया फुल नावल उनका था पवित्र पापी, जिसमें परीक्षित साहनी गाने बहुत अच्छे थे। तो वो उसको मैंने ट्रांसलेट किया एज द वॉच मेकर, वो पेंगुइन वालों ने छापा था, कमाल की फिल्म थी। और दूसरा एक लाइफ इनकम्प्लीट, उनका एक नावल था अधखड़िया फुल, उसको मैंने ट्रांसलेट किया था 4-5 साल पहले। तो ये जब खूनी बैसाखी की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि दादाजी हमारे 22-22.5 बरस के थे जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, और वो मौजूद थे वहाँ, और वहाँ से वो बच निकले। अपने 2 दोस्तों के साथ गए थे उसी प्रोटेस्ट रैली के लिए। दोनों दोस्त वहाँ शहीद हो गए, ये बच गए, और इन्होंने कुछ देर बाद एक लंबी कविता लिखी, और उस कविता का नाम रखा खूनी बैसाखी। और क्योंकि ये बैसाखी के दिन कांड हुआ था। थोड़ा सा और समझ लेता हूँ कि जलियांवाला बाग गए थे, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होना था। प्रोटेस्ट जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ होना था, ठीक बात है ना? जी जी। और उसमें आपके जो दादाजी हैं नानक सिंह जी, वो भी गए अपने दोस्तों के साथ। दो मित्रों के साथ गए वहाँ, दोनों वहाँ शहीद हो गए। ये खुद बेहोश हो गए। और ये बच कैसे गए? ये इनकी जब बेहोश हो गए तो इनको भी बॉडीज़ में पाइल अप कर दिया गया, डेड बॉडीज़ में शामिल कर दिया गया। तो वहाँ से वो निकल कर आए, और उसके बाद उन्होंने एक ये लंबी कविता लिखी खूनी बैसाखी, जिसमें उन्होंने बयान किया कि पहले 13 अप्रैल को तो ये हुआ, उससे पहले क्या हुआ, किस तरह से प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई, किस तरह से लोगों का जज्बा था। और एक बड़ी अहम बात है उसमें कि 4 दिन पहले जो रामनवमी मनाई गई, जिस तरह अमृतसर में, जिस तरह सैफुद्दीन किचलू साहब और डॉक्टर सत्यपाल साहब की दोस्ती थी अमृतसर में, किस तरह अंग्रेज़ों ने उनको अरेस्ट कर लिया, उनको खतरा लगा कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो देख रहे हैं इसमें एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। तो वो एक हिस्टोरिक पोएम है। मैं समझता हूँ कि पोइट्री तो है ही, इट इज़ ऑल्सो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। वो पंजाबी में है, आपने उसको अनुवाद किया अच्छा। और ये 22-23 साल की उम्र में लिख दी उन्होंने? 22-23 साल की उम्र में लिख दी, और उसके बाद ये किताब बैन भी हो गई, कॉन्फिस्केट हो गई सारी। अंग्रेज़ों ने बैन कर दी क्योंकि इसमें बहुत एक उनको लगा कि ये सेडिशन लॉ है उस समय, तो सेडिशन के तहत आ जाएगी। तो उसके बाद ये किताब करीब 60 साल गायब रही। मतलब ये पब्लिक डोमेन में थी ही नहीं, और ना ही किसी को मालूम था, और आपके ख़ानदान के लोगों के हिस्से में भी नहीं है, किसी ने देखी भी नहीं।
केवल एक इसके बारे में जिक्र था जो 1949 में 1949 में ऑटोबायोग्राफी सरदार नानक सिंह जी ने लिखी थी, उसमें जिक्र था इसका खूनी बैसाखी कि उन्होंने ये पोइम लिखी जी, है। जी जी। फिर ये कैसे वापस मिली आपको? तो इसमें एक अलग कहानी है कि लंबी कहानी है। लंबी कहानी में लेकिन जाना ये- पड़ेगा। तो मैंने खैर बहरहाल एक तो है कि मैंने उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जो मैसेज जो है उनका एक बड़ी ऑडियंस तक जाना चाहिए, और दूसरा उसमें कुछ एक कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत थी। तो एक मैंने खुद ऐसे लिखा, एक मैंने जो राउलेट साहब थे जिनका राउलेट एक्ट था, हाँ। उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं जस्टिन राउलेट, बीबीसी में जो जर्नलिस्ट हैं बीबीसी में कॉरेस्पॉन्डेंट और दिल्ली में भी रहे हैं, जी, साउथ जी, एशिया जी। कॉरेस्पॉन्डेंट। जस्टिन जी से बात की मैंने, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ऐसे लिखा जिसका टाइटल है फॉर द सिंस ऑफ माई ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ, क्या बात है। देखिए, 2 के ग्रैंडफादर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। तो कल क्या कमाल की बात है। और कल हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एट ब्रिटिश लाइब्रेरी में बात करेंगे, मैं और जस्टिन राउलेट आपस में। तो एक विक्टिम का ग्रैंडसन और एक परपेट्रेटर का ग्रेट ग्रैंडसन तो इसको भी आप टॉलरेंस ही कहेंगे। ये बिल्कुल टॉलरेंस है। आज आखिरी बात वो ये है कि ये लिखने पढ़ने का सिलसिला जारी है, कुछ और भी आगे लिखने का इरादा है? कुछ करने जहाँ तक फुर्सत मिलती है, अब दादाजी ने 50 किताबें लिखी हैं तो 2-4 और की कोशिश करेंगे ट्रांसलेट करने की। एक खास उनकी किताब है एक म्यान दो तलवारा, जिसका उनको 1962 में 1962 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। एक म्यान दो तलवारा, और ये किताब है गदर मूवमेंट के बारे में। और उन्होंने उस समय काफ़ी रिसर्च की थी इसमें, करतार सिंह सराभा की लाइफ, और जो गदरी बाबा थे वैंकूवर में बैठे और सैन फ्रांसिस्को में बैठे और इंडिया में थे। तो उसका मेरा काफ़ी मन है उसको ट्रांसलेट करने का। नवदीप सूरी, इट हैज़ ऑलवेज बीन ए प्लेजर टॉकिंग। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके हमेशा, Thank you very much. और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लंदन आप ही की जगह है आती रहिए, मिलते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। cineinc.com